हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसके पहले हमने बात की थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो जिन बच्चों ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय नहीं देखी है वो पिछला वाला वीडियो देख कर ही यहाँ आएंगे। उस प्रमेय में हमने बात की थी, उसका जो स्टेटमेंट था उसमें ये कहा गया था, बताया गया था कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यह है किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये प्रमेय का स्टेटमेंट था। उसके बाद हमने बताया था कि इसके अनुप्रयोग जो है वो हम अगले वाले वीडियो में कराएंगे। तो आज हम उसके अनुप्रयोग पे आधारित 2 क्वेश्चन करेंगे। इस पहले वाले क्वेश्चन को करने में जो भी स्टेप लगेंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, वही स्टेप अगले वाले क्वेश्चन के लिए भी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको अपने आप लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा, जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लें। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए। 4 की पावर n पर विचार कीजिए और जहां n का मान क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, n का मान क्या हो सकता है? n का मान हो सकता है 1, 2, 3। मतलब ये है कि 4 की पावर 1 हो सकती है, 4 की पावर 2 हो सकती है, 4 की पावर 3 हो सकती है और 4 की पावर 4 हो सकती है। इस तरह से और भी नंबर होंगे और उन नंबर में फिर क्या होगा? ये हमने रख दिया मान n प्राकृत संख्या। फिर जांच क्या करनी है? जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 4। इसका मान क्या आएगा? 4 गुणे 4 बराबर 16। इसका मान क्या आएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चक्कू 16 चक्कू 64। इसका मान कितना आएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 16 16 4 चक्कू 16 और 16 मान आ जाएगा 256। ठीक, तो हमसे ये जानना चाहता है कि 4 की पावर n और n को ऐसा मान रखें कि इस पूरे का मान जो आए उसमें अंत जो हो वो 0 से हो, वो संख्या किस पर समाप्त हो? 0 पर। तो ये वाली संख्या 0 पर समाप्त नहीं हुई, मतलब इकाई के स्थान पे 0 नहीं आया। और ये वाली संख्या भी 0 पर समाप्त नहीं हुई, ये वाली संख्या भी 0 पर समाप्त नहीं हुई और ये वाली संख्या भी 0 पर समाप्त नहीं हुई। मतलब n के 4 मान हमने रख के देखे और किसी भी में संख्या 4 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, आगे 4 की n का मान 5 रख दें, 6 रख दें तो क्या समाप्त होगा? ये भी हमको अभी नहीं पता है और यही हमको पता लगाना है कि क्या n का मान बढ़ाते जाएं क्या n का मान कोई ऐसा आएगा जिसके लिए इस पूरे नंबर की वैल्यू 4 की पावर n की वैल्यू का जो मान आए वो 0 पर अंत हो उसका, मतलब इकाई के स्थान पर 0 आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? यही हमको इस क्वेश्चन में पता करना है। ठीक, तो इसको पता करने के लिए कि यहाँ पे अंक 0 होगा कि नहीं होगा, हमको एक चीज जाननी जरूरी है। क्या चीज जाननी जरूरी है? कि जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है जिसके इकाई वाले स्थान पे 0 आता है वो कौन है? 10। अगर देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर 10 ही है जो कि अंत 0 से होता है, जिसका अंत जो होता है वो 0 से होता है, मतलब उसमें इकाई वाले स्थान पर 0 आता है। यही है सबसे छोटा नंबर। ठीक है, इससे जो बड़े नंबर हैं वो है
20 हैं और 50 हैं, है ना, और 100 हैं। ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें इकाई वाले स्थान पर 0 आ रहा है। ठीक, अब साथ साथ हम ये भी लिख लें कुछ नंबर हमको अभी समझना है। हमको ये अभी हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अभी हमको ये समझना है कि कौन सी वो गुण है जिनकी वजह से यहाँ पे 0 आता है, कौन से वो प्रॉपर्टी है किसी भी संख्या की जिनकी वजह से यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, फिर हम इसके बाद में जनरल जो इसका आंसर है वो कराएंगे। पहले हम समझ लें कि यहाँ पे 0 की वजह क्या है, यहाँ पे इकाई वाले स्थान पे 0 क्यों आता है और क्यों किसी नंबर में इकाई वाले स्थान पर 0 नहीं आता। जैसे कि 15 हमने लिखा, इसमें इकाई वाले स्थान पे 0 नहीं है, और ये नंबर इसके अलावा लिख लिया 18 लिख लिया, और या फिर 21 लिख लिया। इस तरह के नंबर हमने लिख लिए जिनमें इकाई वाले स्थान पर 0 नहीं आता है। तो क्या कारण है, इनमें इकाई वाले स्थान पर 0 आ रहा है और इनमें इकाई वाले स्थान पर 0 नहीं आ रहा है। कहने का मतलब इन संख्याओं का अंत 0 से हो रहा है और इन संख्याओं का अंत 0 से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यह जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यह जानने के लिए हमको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसके हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे, और इसके गुणनखंड में हमने लिख दिया 2 और 5। इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5 आएगा। इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 20, ये 2 गुणनखंड आएंगे। इसके गुणनखंड जो करेंगे 50 के तो कितना आएगा, 2 × 2 नहीं, 2 बार जाएगा 25 आएगा, फिर 5 × 5 25 5 5 25 दूना 50, ये फैक्टर आएंगे। 100 के करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 × 5। ठीक, हमने इस तरह से इसके फैक्टर 2 दूनी 4 5 20 5 100 ये फैक्टर करा लिए, और ये भी फैक्टर करा लें ताकि हमको समझ में आए कि क्या कारण है इसमें इकाई वाले स्थान पे 0 आने का। इसके अगर फैक्टर कराएंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को करेंगे तो 3 × 3 आएगा, 2 3 6 6 3 18। इसके कितने आएंगे, इसके आएंगे 3 और 7। इसके कितने आएंगे, 5 और 5। ठीक, अब इनका और इनका, इन दोनों तरह के नंबरों का अगर हम एनालिसिस करें तो हमको एक बात क्लियर हो जाएगी। कुछ इसमें है जो इसमें नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 आता है, और वो क्या है, वो है 2 और 5। 2 गुणनखंड मतलब 2 संख्याएं, एक है 2 और एक है 5। जिन संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 है, उन संख्याओं का अंत जो है वो 0 से हुआ। क्यों, क्योंकि 2 और 5 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, वो 10 है। ठीक है, और उसमें इकाई के स्थान पे क्या आता है, 0 आता है। इसी वजह से 2 और 5 का होना जरूरी है। किसी भी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पे 0 आता है, उसमें 2 और 5 जरूर होगा। इसमें हमने देखा, इसमें 2 और 5, एक बार 2 और एक बार 5 जरूर है। इसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जरूर आया। इसी तरह से इसमें भी 2 और 5 आया है, और इसी तरह से इसमें भी 2 और 5 आया है। ठीक, जिनकी वजह से यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है। इसमें यही एक वजह है, इसमें यही वजह है 0 ना आने का। क्या, इसमें 5 है तो 2 नहीं है, इसमें 2 है तो 5 नहीं है, इसमें 3 है और 2, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 और 5 कोई भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं आएगा। इसमें 5 है 2 नहीं है, 5 है और 2 नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 0 नहीं आ रहा। तो हम समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर में इकाई के स्थान पे 0 तब आएगा, या ऐसे कहें कोई भी नंबर का अंत जो होगा वो 0 से होगा, और वो तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 संख्याएं शामिल हों। कौन कौन, 2 और 5। अगर 2 और 5 उनके अभाज्य गुणनखंड में है तो उस संख्या का जो अंत होगा वो 0 से होगा, अन्यथा उस संख्या का अंत जो होगा वो 0 से नहीं होगा। ठीक, तो हम यहाँ से इसको भी समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो इसको दोबारा देख लेंगे, और इसको भी समझ गए होंगे, और निष्कर्ष रूप में
दो एक बात निकाल लेंगे कि अगर किसी संख्या का अंत 0 से होगा तो उसके गुणनखंडों में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तभी उसमें इकाई का अंक 0 आएगा। अब यहां पर हम चेक कर सकते हैं, यहां पर पहला नंबर इसके अगर फैक्टर करें तो 2 और 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। इनके भी फैक्टर अगर हम कर लें तो सिर्फ 2 मिल रहा है, 5 नहीं आएगा। इन तरह की अन्य भी संख्याएं, इनका चाहे जो मान रख दिया जाए, और उसमें जो गुणनखंड मिलेंगे उन गुणनखंडों में सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, 5 नहीं होगा। 2 होगा और 5 नहीं होगा, जिस वजह से n का ऐसा कोई भी मान हमको नहीं प्राप्त होगा जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, अब ये हम लोग समझ गए होंगे कि इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यही है कि इसके गुणनखंडों में 2 उपस्थित है और 5 उपस्थित नहीं है, इसीलिए ये अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन हम निकाल के लाए हैं इसको अन्य क्वेश्चन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नंबर के गुणनखंड करें, गुणनखंड कराने पर हम अगर देखें कि अगर 2 और 5 आ रहा है तो उसका अंत जो होगा वो 0 से होगा। ठीक, तो ये हम समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। इसको इस तरह से नहीं हल किया जाता है, इसको हमने समझाने के लिए लिखा था। इसको जिस तरह से हल किया जाता है वो हम हल करेंगे, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो हम लिखेंगे, और जो निष्कर्ष हमने निकाला है वो भी लिख देंगे। निष्कर्ष हमने यही निकाला है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित होगा। ठीक, तो शुरुआत कहां से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे इसके गुणनखंड करने से। ठीक है, लिखा है, दिया है 4 की पावर n, दिया है 4 की पावर n। अब 4 की पावर n को हमने क्या कर लिया, 2 into 2 लिख लिया, उसकी पावर लगा दी n। ठीक, 4 की पावर n थी, 4 के गुणनखंड कर लिए 2 और 2। इसको क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा होगा घातांक में कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार है 2 तो घातें हो जाएंगी 1 और 1 2, उसकी पावर n। अब एक नियम घातांक में और पढ़ा होगा कि अगर किसी आधार पे घात लगी है और उसके ऊपर और घात लगी है, मतलब घात के ऊपर अगर घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये हमने पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n, यानी कि मतलब 4 की पावर n का मान 2 की पावर 2n है। और हम ये भी जानते हैं 4 के ऊपर जितनी पावर लगी है उसको उतनी बार किसी भी नंबर के ऊपर जितनी पावर लगी होती है उसको उतनी बार लिखा जाता है। अगर 4 के ऊपर 2 पावर लगी है तो 4 को हम 2 बार लिखेंगे और बीच में साइन कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे 4 के ऊपर 4 को तो हमने बदल लिया है, 4 को हमने क्या लिख लिया, 4 को लिख लिया है 2 की पावर 2n। ठीक है, जब 2 की पावर कितनी है 2n, अगर 2 की पावर 2 होती तो 2 को 2 बार लिखा जाता, और 3 होती तो 3 बार लिखा जाता। यहाँ कितनी है 2n, तो हम कितनी बार लिखेंगे 2n बार, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार लिख रहे हैं 2n बार। n क्या है, n हमको अभी नहीं पता, n का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान 100 200 300 2 लाख। ठीक, हमको ये पता है कि यहाँ पे हमने खाली लिख दिया कि 2n बार लिखा जा सकता है। कहने का मतलब इसके जो है हमने फैक्टर कर लिए जितने संभव हो सकते थे, और उन फैक्टर्स में क्या आएगा, उन फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। और हमने अभी क्या जाना, अभी हमने जाना है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में
अभाज्य गुणनखंडों में दो संख्याएं उपस्थित हों, दो या ऐसे लिखे संख्या दो व 5 उपस्थित हों। अगर ये दो संख्याएं उपस्थित नहीं होंगी तो उनका जो मान आएगा वो 0 पर अंत उसका नहीं होगा। 2 और 5 उपस्थित होगा। क्या लिखा? कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 व 5 उपस्थित हो। अब इसमें क्या है? चूंकि 4 की पावर n, चूंकि 4 की पावर 1 में हमने क्या देखा? हमने देखा सिर्फ और सिर्फ 2 उपस्थित है, 5 नहीं। हम क्या लिख देंगे? 4 की पावर 1 के गुणनखंड में संख्या 2 उपस्थित है जबकि 5 नहीं। ठीक, हमने क्या जान लिया? हमने जान लिया कि 4 की पावर n के फैक्टर्स में कहीं भी 2 नहीं 5 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं? अतः 4 की पावर n अंक 0 पर कभी भी, अतः 4 की पावर n अंक 0 पर, ये जो संख्या है ये संख्या लिख देंगे यहाँ पे। अतः संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक, ये जो संख्या है 4 की पावर n, इनका चाहे जो मान रख दें, इनका मान 1 2 3 4 5 कुछ भी मान रख दें, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें इकाई वाले स्थान पे 0 नहीं होगा, उसका अंत जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। ये हमको पता करना था, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद में एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदले होंगे, और वो आपके एक्सरसाइज में भी वो क्वेश्चन है। तो जब को हम एक्सरसाइज कराएंगे तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, हम वो क्वेश्चन आज करा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदला है, और अंक क्या हो गया है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे अब 6 हो गया है। इस पर भी, इसमें क्या है, इस संख्याओं 6 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होता है, जिसके लिए 6 की पावर n 0 पे समाप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि क्या हम n का मान 1 2 3 4 पे कोई ऐसा रखें और जिससे जो पूरी वैल्यू आए वो 0 पर समाप्त हो। जैसे कि हमने अभी अभी क्वेश्चन में किया था, 4 के हमने क्या कर लिए थे, फैक्टर कर लिए थे, और फैक्टर पे हमने देखा था 2 आ रहा था, 5 नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमने लिख दिया था कि एक कभी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 6 की पावर n है, दिया गया है 6 की पावर n, और इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर जो आएंगे 2 आए, 2 और 3 आएंगे, 6 के फैक्टर 2 और 3 आएंगे। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर n और 3 की पावर n। ठीक है, अब n क्या है, n है नेचुरल नंबर। n क्या हो सकती है, n कोई संख्या होगी, और वो कौन सी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। अगर हम इसको एक्सप्रेस करना भी चाहें, जैसे n का मान लिखें 1, फिर n का मान 2, फिर n का मान 3,
तो भी हमको मिलेगा क्या, मिलेगा तो सिर्फ दो मिलेंगे या दो के गुणनखंड मिलेंगे, दो के कोई गुणक मिलेंगे। इसी तरह से 3 को भी एक्सप्रेस करें अगर तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, इस तरह से नंबर हमको मिलेंगे। कुल मिला के हमको मिलेगा क्या, 2 और 3 के फैक्टर मिलेंगे, उन फैक्टर्स में कहीं भी 5 नहीं आएगा। उन गुणनखंड में इनमें अगर इसको n का मान रख करके और एक्सप्रेस करें तो उनमें 5 नहीं आएगा, क्योंकि इनमें ही 5 नहीं है, तो अब 5 आने का कोई चांस नहीं है। तो हम लोग अभी अभी क्या पढ़े हैं, हमने अभी भी इसके पहले लिखा भी था कि कोई भी संख्या, इसके पहले क्या लिखा था, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी, शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों में 2 और 5 आए। कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आए। इसमें क्या है, सिंस चूंकि 6 की पावर n में, ठीक है, n के गुणनखंडों में क्या है, 2 है और 5 नहीं है। अंक 2 उपस्थित है, अंक 2 उपस्थित है, जबकि 5 नहीं। और 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अतः संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। अतः संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 है, इसमें 2 उपस्थित है और 5 उपस्थित नहीं है। अभी हम दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो इसको वीडियो फिर से देख सकते हैं और फिर से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बुक में और कोई क्वेश्चन है तो अपने आप कर सकते हैं, और उसमें यही चेक करना होगा कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं या नहीं। अगर 2 और 5 दोनों आते हैं तो उस संख्या का अंत जो होगा वो शून्य पर होगा, और अगर 2 और 5 नहीं आते तो उस संख्या का अंत जो होगा वो शून्य पर नहीं होगा। ठीक, अब इसके आगे जो अनुप्रयोग हैं अंकगणित की प्रमेय पर आधारित, वो है HCF और LCM निकालना। ठीक, तो HCF और LCM निकालना हम अगले वीडियो में सीखेंगे।